हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का रिक्वायरमेंट क्यों है? ओके, तो हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में हमारा जो बॉडी है, तो बॉडी में बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं। ठीक है, हार्ट काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, लीवर काम कर रहा है, बहुत सारे जो फंक्शंस हो रहे हैं। इवन हम लोग जो मोशन कर रहे हैं, मूवमेंट जो कर रहे हैं, इन सभी फंक्शंस के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? हमें रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। ठीक है, अब ये एनर्जी का रिक्वायरमेंट हमें तो पता है कि हम खाना खाते हैं और हमें एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, मतलब हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और इस न्यूट्रिएंट से हमें एक एनर्जी मिल जाती है, हमें ये पता है। लेकिन एक्चुअली सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा होता है? ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। और इस ब्रेक डाउन पे क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी। ठीक है, और इसी एनर्जी का हम यूज करते हैं बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में। लेकिन जब ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसी भी न्यूट्रिएंट्स के ब्रेकडाउन से, तो साथ में एक हार्मफुल सब्सटेंस या गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है ना? हमें यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक हार्मफुल सब्सटेंस CO2 भी बन जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए बॉडी के अंदर इन, और इस CO2 को बॉडी से क्या कर देना चाहिए? बाहर। मतलब हमें कंटिन्यूअसली, अगर हम सो भी रहे हैं तो भी हमें ऑक्सीजन इन चाहिए और CO2 को क्या करना है? आउट करना है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन के अंदर आने का और CO2 के बाहर जाने का, किस कारण से है? क्योंकि हमें क्या प्रोड्यूस करना है? एनर्जी। क्यों करना है? वेरियस बॉडी के फंक्शन के। ठीक है, तो इसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। हम लोग सांस ले रहे हैं बोलते हैं ना, तो सांस लेने का हम लोग मतलब क्या समझते हैं? ऑक्सीजन का अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, या फिर इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये अपना है रेस्पिरेशन। अभी हमने यहाँ पे बात की कि न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल है वो जनरली तो ग्लूकोज होता है। एक्चुअली न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल जो होती है, जो सेल के लेवल पे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए काम आती है, वो सिंपल फॉर्म में होती है, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स होती है। ठीक है, तो सबसे जो जनरली हम लोग यूज करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, वो तो है ग्लूकोज। लेकिन इसके साथ साथ हम एमिनो एसिड और फैटी एसिड का भी यूज कर सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ये सिंपल सब्सटेंस है, इसका मतलब ये किसी न किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से आए होंगे। तो ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से आया होगा। ठीक है, एमिनो एसिड प्रोटीन से आया होगा और फैटी एसिड लिपिड या फिर फैट से आया होगा। ठीक है, इन सिंपल सब्सटेंस का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, साथ में हार्मफुल सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और एक बात यहाँ पे देखने जैसा है कि ये जो प्रोसेस है, इसमें कुछ टूट रहा है, टूट के एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, तो इस टूटने वाली प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? कैटाबोलिज्म। क्या नाम देते हैं? कैटाबोलिज्म। अब याद भी आप कर सकते हो, कैटा काटना जैसा लग रहा है, तो कैटाबोलिज्म मतलब काटना या तोड़ना। तो तोड़ के ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ा जा रहा है, तो कैटाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म अगर है तो क्या मॉलिक्यूल के बनने को क्या बोलते होंगे? हाँ, उसका एक टर्म है जिसका हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म एनाबोलिज्म। क्या बोलते हैं? एनाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म का जो रिवर्स है वो एनाबोलिज्म है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग प्लांट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें क्या हम लोगों ने देखा है कि सिंपल सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज करके प्लांट क्या बनाती है? ग्लूकोज बनाती है ना। तो सिंपल सब्सटेंस को ऐड करके वो ग्लूकोज बना रही है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रही है, तो इसे हम लोग एनाबोलिज्म बोलते हैं। एग्जांपल क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और इस एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म के सम को ही क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। है ना, बोलते हैं ना हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है। ठीक है, हमारे सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो उस मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? दोनों रिएक्शन साथ में चल रही है, कुछ सब्सटेंस टूट रही होती है, कुछ सब्सटेंस बन रही होती है। तो टूटने को हम लोग बोल रहे हैं कैटाबोलिज्म, बनने को बोल रहे हैं एनाबोलिज्म। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने रेस्पिरेशन में देखा कि ऑक्सीजन को हमें लगाकर अंदर लेना है, CO2 को बाहर फेंकना है, इसे हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग का रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम न्यूट्रिएंट को या न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल को तोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, साथ में हम CO2 निकल रहा है, उसको बाहर निकलना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को अंदर लेना जरूरी है। एनर्जी प्रोड्यूस होगी वेरियस बॉडी के फंक्शन के लिए, और इस प्रोसेस को हम लोग कैटाबोलिज्म बोल रहे हैं। ठीक है,
अब हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग नॉर्मली ब्रीदिंग करते हैं, मतलब हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन आया, अब क्या ये कैसे कहाँ तक इसको पहुंचाना है, और ये जो हमारा फाइनल काम क्या है इस ऑक्सीजन का, हमें यूज क्या करना है, एनर्जी के प्रोडक्शन में करना है, तो कैसे ये होती है उसको हम लोग अलग अलग स्टेप्स में देखेंगे कि रेस्पिरेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि पहला स्टेप में लिखा है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का यहाँ पे मतलब क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। जो पल्मोनरी टर्म है इसका मतलब होता है लंग से संबंधित है, ठीक है। वेंटिलेशन का मतलब होता है सिंपली ऑक्सीजन हम लोगों ने लंग्स में अंदर लिया या एयर को अंदर लिया और लंग्स की एयर को बाहर निकाल दिया, दैट इज अ वेंटिलेशन। तो जनरली हम लोग जो बोलते हैं कि हम लोग सांस ले रहे हैं, जिसका हम लोग मतलब समझते हैं लंग्स में हवा आई और लंग्स से हवा बाहर निकल गई, तो ये पहला स्टेप है, ठीक है। सपोज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं कि लंग्स, हमने सांस अंदर ली, इंहेलेशन किया और हमारे लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंच गया। अब क्या होने वाला है, लंग्स की जो वॉल, जो लंग्स का जो लास्ट टर्मिनल जो पार्ट है हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। इसका मतलब है लंग्स के एल्वियोलाई तक ये जो हम लोगों ने सांस अंदर इंहेलेशन किया वो एयर वहां पे पहुंच गई। अब उस एयर को, उस एल्वियोलाई के एयर को कहाँ पे जाना पड़ेगा, ब्लड में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो दूसरा, इसका मतलब दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन किसका करना है, जो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है उसको हमें कहाँ डिफ्यूज करना है, ब्लड में करना है। और ये जो डिफ्यूजन है एक सिंपल डिफ्यूजन होता है, क्योंकि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और जो ब्लड उसके अगल बगल है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है। तो ब्लड जो ऑक्सीजन है हायर कंसंट्रेशन ऑफ एल्वियोलाई से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड में आराम से डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है। तो पहले स्टेप में एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स के एल्वियोलाई तक पहुंची, दूसरे स्टेप में एल्वियोलाई की जो ऑक्सीजन थी वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में पहुंच, ठीक है। ओके, और हमें पता है कि ये ऑक्सीजन कौन ब्लड में लेता है? तो हमें पता है कि वो ऑक्सीजन कौन लेता है, आरबीसी में प्रेजेंट जो होती है हीमोग्लोबिन, ठीक है। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है तो ये एक वैक्यूम की तरह काम करती है। मान लो ये ट्रक है और यहाँ पे किसकी लोडिंग हो रही है, ऑक्सीजन की लोडिंग हो गई, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के बाद। ओके, अब ये जो ब्लड ऑक्सीजनेट हो रहा है या हीमोग्लोबिन पे जो ऑक्सीजन लोड हो रहा है ये किस लेवल पे हो रहा है, लंग्स के लेवल पे हो रहा है। और हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट हर एक सेल में है। इसका मतलब है कि हमें अब ये जो लोडेड ऑक्सीजन है जो हीमोग्लोबिन पे लोड हो चुका है इसको थ्रू आउट द बॉडी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम पूरी बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इसका मेन जरिया कौन होता है, आरबीसी, हीमोग्लोबिन और ब्लड होता है, ठीक है। इसी के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को फैला दिया जाता है, ठीक है। अब सपोज जहां पे अनलोडिंग करना है उस टारगेट के पास, टारगेट कोई सेल होगी या टिश्यू होगा, सेल होगी या फिर टिश्यू होगा। यहाँ के ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच गया हीमोग्लोबिन के पास, अब हमें क्या करना होगा, इसको अनलोड करना होगा जिससे कि ये सेल या टिश्यू के पास जा सके। तो ये प्रोसेस भी कैसा होता है, ये भी सिंपल डिफ्यूजन होता है। लेकिन अब ये सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैस कहां से कहां हो रहा है, तो ब्लड से टिश्यू या सेल में, ब्लड से टिश्यू या सेल में होगा। तो टारगेट तक पहुंचने के बाद ऑक्सीजन ब्लड से कहां पहुंच गई, जहां हमें चाहिए था, सेल या टिश्यू में पहुंच गई। अब इस ऑक्सीजन का काम क्या है, हमने जो पहले पढ़ा है कि सिंपल न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल को तोड़ के एनर्जी निकालनी है, यही इसका फाइनल काम है। तो यहाँ पे लिखा है पॉइंट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का क्या कर लेना है, यूज कर लेना है। किस काम के लिए यूज करना है, तो सिंपल न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल को तोड़ने में, और इसकी वजह से क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और उसको हमें बाहर कर देना है। और इस प्रोसेस को, कि सिंपल मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ देना एनर्जी निकालने के लिए, हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। और हम लोगों ने पढ़ा है कि ये कैसा प्रोसेस है, कैटाबोलिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टूट रहा है और टूटने के बाद क्या एनर्जी क्या प्रोड्यूस हो रही है, तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि रेस्पिरेशन के 5 स्टेप हैं। जनरल ब्रीदिंग जो हम लोग जानते हैं कि लंग्स में हवा का अंदर आना और यहाँ से हवा का बाहर निकल जाना। दूसरा, लंग्स में आई हुई एयर को ब्लड में ले जाना, वो दूसरा स्टेप हो गया। अब लंग्स जो जो ब्लड में आ गई है ऑक्सीजन उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना, तो वो जो ब्लड में ऑक्सीजन आ गई उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना, उसको किससे पहुंचाएंगे, ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचाएंगे। टारगेट साइड पे ब्लड से ऑक्सीजन को टिश्यू या सेल में पहुंचाना, ये फोर्थ प्रोसेस हो गया। और लास्ट प्रोसेस है उस सेल के अंदर पहुंचे हुए ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है।
ये इतना हो गया। उसके बाद आती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। हमें तो पता ही है अपने बॉडी में हमारे पास लंग्स होता है ना। हमें हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए जो ऑर्गन दिया भगवान ने वो लंग्स है। तो एक्चुअली हमारे पास नहीं, सारे मैमल्स में लंग्स होता है। बर्ड्स में भी लंग्स पाई जाती हैं और रेप्टाइल्स में भी लंग्स पाई जाती है। ये इसका सिस्टम है जहां से ये ऑक्सीजन को अंदर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं। गिल्स, तो गिल्स जैसे हम लोग गिल्स की बात करते हैं तो फिश याद आती है, तो फिशी नहीं, ये जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स हैं साथ में मोलस्क जो है ये भी गिल्स का यूज करता है इस प्रोसेस के लिए। ठीक है। इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट जो होता है वो ट्रैकियल ट्यूब्स का, इसकी बॉडी में पूरी ट्रैकियल ट्यूब्स की मतलब जाल सी होती है, तो इसका यूज करता है। इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग कॉकरोच को देखेंगे पढ़ेंगे तो हमें देखने को डिटेल में मिलेगा। ठीक है। और मॉइस्ट स्किन या क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल या स्किन का यूज कौन करता है, तो इसका जनरली यूज अर्थवर्म करता है। इसलिए अर्थवर्म कहाँ पाया जाता है, तो गीली मिट्टी में पाया जाता है, क्योंकि गीली मिट्टी में जो वो गीलापन है, जो मतलब वहाँ पे जो पानी है, मॉइस्चर है, उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। उस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को वो अपने स्किन के थ्रू अंदर ले लेता है और उसका काम मतलब रेस्पिरेशन में उसका यूज करता है। ऐसे फ्रॉग भी जब मट्टी के अंदर रहती है, कीचड़ में रहती है, तो वो मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू या स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करती है। लेकिन जब वो टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे होती है तो वो लंग्स का भी यूज करती है। मतलब इसके पास दो चीजें हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। ठीक है। पूरी की पूरी बॉडी का यूज एज मतलब एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन करता है, पूरी जनरल बॉडी का इसका मतलब पूरी स्किन, पूरा बॉडी, हर एक बॉडी का पार्ट रेस्पिरेशन में यूज हो सकता है। इसमें तो स्पॉन्ज में, सिरेंथ्रेट्स में और फ्लैटफॉर्म्स में। ठीक है। ये आपको एग्जांपल बढ़िया से याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो ये आ सकते हैं एग्जाम में। तो इस वीडियो में हमने एक्चुअली देखा कि रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है। और इसका यूज क्या है, रेस्पिरेशन क्यों रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, सिंपल सा अगर बोले। और इसके स्टेप्स कितने हैं, तो 5 स्टेप्स हैं जो हमने देख लिया है। और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन्स रेस्पिरेशन में हिस्सा लेते हैं ये हम लोगों ने देखा है।